हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कन्हैया भारद्वाज 2019 बैच MBBS GMC बेतिया। आज हम आप लोग को काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे और काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, आप लोग प्लेबैक स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगा। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, ऑब्सोल्यूट, ये सबसे पहले इसमें देखना होगा हम लोग को कि ऑब्सोल्यूट कभी कुछ होता नहीं है रेस्ट एंड मोशन में। ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम रोड पे खड़े हैं, आगे से कोई ट्रक क्रॉस किया तो हमारे रिस्पेक्ट में ट्रक और ट्रक का ड्राइवर, कंडक्टर मोशन में होगा। तो यहाँ पर ऑब्ज़र्वर क्या हुआ, ऑब्ज़र्वर हम हैं जो कि रेस्ट में है, और जो ट्रक का ड्राइवर है वो कि मोशन में है। लेकिन वही ट्रक का ड्राइवर हमें देखेगा तो इस वक्त ऑब्ज़र्वर खुद ट्रक का ड्राइवर हो गया, ट्रक ड्राइवर। तो उसको लगेगा कि वो रेस्ट में है और हम मोशन में, हम पीछे जा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली जा रहे हैं, तो ट्रेन से जा रहे हैं तो बोलते हैं ना कि दिल्ली आने वाली है, दिल्ली आने वाली है। लेकिन थोड़ी दिल्ली आ रही है, ट्रेन जा रहा है दिल्ली। तो वहाँ पर ऑब्ज़र्वर हम हो जाते हैं और दिल्ली को मोशन में ले लेते हैं। तो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड कर रहा है। जैसे ये पेपर वेट है, तो ये हमारे रेफरेंस में रेस्ट में है, लेकिन हम अगर इसको मून से देखेंगे तो ये मोशन में हो जाएगा, और यहाँ पर बैठे देखेंगे तो ये रेस्ट में होगा। तो सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। नथिंग इज ऑब्सोल्यूट, नथिंग इज ऑब्सोल्यूट। ये रेस्ट एंड मोशन हो गया। तो ये तो बस इतना थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। और इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात कर लिए तो हम लोग कोऑर्डिनेट का भी बात कर लेते हैं। एक्स वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, XYZ। तीन प्लेन में कोई भी बॉडी का अगर पोजीशन डिफाइन करना हो तो उसको कोऑर्डिनेट के तौर पर डिफाइन करते हैं XYZ में। जैसे कि कोई भी वस्तु है वो एक्स में 2, 1, 3 कुछ भी हो सकता है। और अगर आप इसको इन डेली यूज़ में अपना देखना चाहते हैं तो फिर ऐसे देख लीजिए, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और फिर एल्टीट्यूड। लैटीट्यूड कोई 30 डिग्री लैटीट्यूड, 35 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1000 फीट एल्टीट्यूड। तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर तो पढ़ के आए होंगे आप लोग। तो इसका वो पोजीशन हो गया, और ये आगे यूज़फुल होगा, इसलिए अभी हम लोग बता दिए इसको। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले तो इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम अपना। डिस्टेंस सबको पता है, स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाता है। और डायमेंशन सबको पता है कि इसका डायमेंशन लेंथ होता है, इसका भी डायमेंशन लेंथ होता है। SI यूनिट सबको पता है कि मीटर में इसका भी काम करते हैं, मीटर में इसका भी काम करते हैं। बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यही है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल के तौर पे देख लेते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। जैसे कि कोई A से B के तरफ गया, ये पाथ ले सकता है, चाहे ये पाथ भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। डिस्प्लेसमेंट सबको पता है कि A से B जितना जिसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग सब जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड B। और डिस्टेंस क्या होता है, और ये डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ये होता है हमारा डिस्टेंस। जैसे कि हम पटना से दिल्ली गए, या तो दो रूट हो सकता है, पटना से दिल्ली। तो जैसे कि हम लोग ट्रेन से जाते हैं
तो जो भी जितना भी किलोमीटर हो 1300 1500 जो भी हो, तो ट्रेन काफ़ी घूमते घुमाते जाता है। और वही अगर एरियल डिस्टेंस का बात कर ले तो एरियल डिस्टेंस थोड़ा कम भी पड़ता है, क्योंकि उससे बीच में सब हवा के थ्रू जाना होता है, तो एरियल डिस्टेंस थोड़ा कम पड़ जाता है। तो ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पे मान सकते हैं। अगर सीधे सीधे देखा जाए, ऊपर से ही पंछी पटना से उड़ के दिल्ली चला गया और वही ट्रेन से गए, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जल्दी से, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बाकी आगे भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग। तो एक क्लॉक वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये आवर का सुई हो गया। 24 घंटे बाद ये 12 बजे का सुई 2 बार घूम के फिर वहीं पर आ जाएगा। तो अगर कोई बोलेगा कि इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्टेंस तो आप लोग जान रहे हैं कि डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 2πr, और 2 बार घूमेगा तो वही 4πr हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे इसको, तो ये और रेडियस जो भी इसका हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट जस्ट का 10 वहीं पे है और 0। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, किसी आदमी का 30 डिग्री लैटीट्यूड 35 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1000 फीट पे है, और 1 ईयर वो पूरा दुनिया घूमने चला गया, 1 ईयर के बाद फिर से वहीं पे आ गया, तो इसका मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है। बट डिस्टेंस तो कितना भी कवर कर लिया होगा, कहाँ कहाँ गया होगा, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया और न्यूमेरिकल भी करेंगे, अभी जल्दी जल्दी ये सब कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस। प्लेबैक स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जो भी टाइम लगेगा हम न्यूमेरिकल पे देंगे। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होता है? स्पीड सब कोई जानता है, बचपन से हम लोग स्पीड पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमेशा, स्पीड करते रहते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड बचपन से पढ़ रहे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अब यहाँ पे एवरेज एक वर्ड आ गया और एक इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया। तो ऐसे समझिए इसको कि पटना से अगर हम दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन से, तो बीच में रुकते रुकते जाएगा, मुगल सराय रुकेगा, लखनऊ रुकेगा, दिल्ली के पहले रुकेगा, रुकते रुकते जाएगा। तो कहीं पर बीच में 100 किलोमीटर स्पीड भी रहेगा, कहीं पर 0 भी रहेगा, कहीं पर 40 भी रहेगा, 60 भी रहेगा। तो इसका एवरेज अगर मान लेते हैं पटना से दिल्ली 1300 किलोमीटर है और जाने में हमको 13 घंटा लग गया, तो हम कितना बोल सकते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चली होगी। ये हो गया उसका एवरेज स्पीड। लेकिन अगर बात कर ली इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड की एक इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो इंस्टेंट बहुत छोटा होगा, उसको ग्राफ के तौर पे भी हम देखेंगे। जैसे कि ये 100 बात किए ना कि किसी एक चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए 100 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा, या 120 होगा, या 60 होगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसको हम ग्राफ के तौर पे अभी देखते हैं। जैसे कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स हो गया, एक्स में हम लोग टाइम रख लेते हैं और वाई में हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस रख लेते हैं। तो जैसे कि अब इसको प्लॉट किए, ऐसे वैसे प्लॉट किए, तो ये टाइम यहाँ पर हम लोग 0 मान लेते हैं, और यहाँ पर टाइम कुछ भी 13 घंटा रख लेते हैं अपना टाइम, ये आवर में है, 13 घंटा रख लेते हैं। तो यहाँ गया डिस्टेंस बढ़ते गया, और यहाँ पर ये 1300 हो गया, ये हो गया 1300। तो ये टाइम बढ़ते गया और यहाँ ये पहुँच गया। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे बताएंगे? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड ये पूरा जो एरिया कवर कर लिया ना, पूरा एवरी एरिया कवर किया। एवरेज स्पीड हम लोग कैसे बताएंगे? एवरेज स्पीड हमको पता है, जैसे कि डिस्टेंस यहाँ पे 1300 हो गया, टाइम 13 हो गया, तो एवरेज स्पीड यहाँ से हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, 1300 डिवाइडेड बाई 13, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, या ये ट्रेन रात को 12 बजे खुली थी, तो उसको तो 00 लिखते हैं, और वही सुबह 5 बजे का हम लोग का दिखाना है कि वहाँ पर का क्या स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो बस वहाँ पर कुछ नहीं करना, वहाँ पर बस टेंजेंट बना देना है, टेंजेंट जो कि कुछ ना कुछ थीटा से लगा रहेगा। और तो यहाँ पर देख लेते हो कि क्या होता है वो, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपना कितना है वहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जो भी हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा यहाँ पर है, थीटा को यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए थीटा को यहाँ पर ऐसे हो गया, तो ये अपना परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया। बस इतना का देखना है, ये छोटा सा ट्राइंगल का बस देखना है, क्योंकि हमको बस टेंजेंट यही निकालना है। तो बस वो छोटा सा जो ट्राइंगल उसको बाहर निकाल लिए, और ये अपना थीटा हो गया, और ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, वो अपना वो टेन थीटा जितना थीटा रहेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू अपना हो गया। मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा सुबह 5 बजे चल रही होगी, 60 प्रति घंटा के ट्रेन के स्पीडोमीटर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार शो कर रही होगी। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जस्ट कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। अभी हम लोग एवरेज स्पीड पढ़े और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े। अब यही बस कुछ नहीं करना है इसमें, इस और यहाँ पर हम लोग देखें एवरेज वेलोसिटी, स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया बस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या हो गया, बस हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, उसी तरह स्पीड भी यहाँ पर स्केलर होगा और वेलोसिटी फैक्टर होगा। तो कैसे होगा, स्पीड के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस स्केलर था और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आ गया, बस यही चेंज हो गया। और इसका डायमेंशन का जल्दी से बात कर लेते हैं। डायमेंशन इसका लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया, होता है ना लेंथ और अपॉन टाइम, और इसका भी डायमेंशन वही होता है। और यूनिट का बात कर लेते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड जस्ट सेम है, मीटर प्रति सेकंड दोनों का वही सेम होता है। अब हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं, ग्राफ में कैसे होगा ये, क्योंकि ग्राफ से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग टाइम डाल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट में भी डाल देते हैं, ये हो गया। तो देखिए पहले देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 मिनट, ये मिनट यहाँ पर डाल देते हैं, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया। तो यहाँ पर 5 मीटर इंस्टेंटेनियस डाल रहे हैं यहाँ पर। देखिए 1 मिनट जब हो रहा होगा तो कोई रेफरेंस मान लिए होंगे उनके कि 12 बजे गाड़ी खुला होगा और 12:01 पे हम लोग यहाँ पे लिए, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर यूनिट भी डाल देंगे। और 2 पे यहाँ पर 10 ले लेते हैं, और फिर 3 पे बोलते हैं कि फिर से थोड़ा सा 7 हो गया होगा, या फिर यहाँ पर 8 हो गया होगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए ये रहा ऐसे ऐसे, ये रहा, देखिए ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब बताएगा, पूछेगा कोई कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना देर में, तो उसको कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर सिंपल है, डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे हम लोग देखते हैं, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ये देखिए यहाँ पर अब पहली बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रयोग लेंगे, v इज इक्वल टू ds बाई dt। इसमें कुछ नहीं है, देखिए डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ही है, और ds dt क्या है, ds dt तुरंत हम लोग समझा देते हैं। ds dt कुछ नहीं है, ये ऐसे गया और ये रहा, ये जैसे ये v है और यहाँ पर t है, तो ये जो छोटा सा वक्त है, ये छोटा सा, ये एकदम डेल्टा t, एकदम बहुत छोटा टाइम, बहुत ही छोटा टाइम,
और उसके अंदर जो एरिया आएगा उसी को बोलते हैं ds। ये हो गया ds और ये हो गया dt। और बहुत छोटा रेक्टेंगल का हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो ds इंटू dt वही करते हैं ना। यहाँ पर अब देखिए v इक्वल टू डी एस अपॉन टी टी हो गया। और जब हम लोग को डी एस निकालना होगा तो वही इंटीग्रेशन, इसको देखिए यहाँ पे भेज देंगे वी डी टी, ये इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है ये इम्पोर्टेंट होता है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट हम लोग यहाँ से ये पूरा जो एरिया कवर होगा ये उसका डी एस होगा। ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया हम लोग कवर किए ये उसका ds होगा। तो ये 0 से लेके 4 तक टाइम है वो 0 से लेके 4 तक टाइम है। ds का फुल पूरा ये हो गया डिस्टेंस। और vtt अपना जो भी होगा इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ds vtt हो गया। और यही पूरा का पूरा ये डिस्टेंस हो गया। या तो यहाँ पर फिर जनरल भी ले सकते हैं, ds s1 to s2 इक्वल टू vdt t1 to t2। ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला। एक साथ सब जितना भी फार्मूला यूज़ होगा सब एक साथ हम लोग डाल देंगे। और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी हम लोग बता ही दिए, बस अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताएं कि एक स्केलर है एक वेक्टर है, कुछ नहीं ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। एवरेज स्पीड वही, अगर डिस्टेंस ले लेंगे और वेलोसिटी के वक्त डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और वैसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक पोजीशन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कोई है यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, ए से बी की तरफ गया तो ए से बी की तरफ गया। ए का अगर पोजीशन वेक्टर कोई पूछेगा तो r1 वेक्टर मान लेते हैं और r2 ये दिया रहेगा, ठीक ना। और ए बी वेक्टर आपको निकालना होगा, ये वेक्टर का है तो कैसे निकालेंगे। पहले तो डायरेक्शन वाइज ऐड करते हैं, हम सबको पता ही होगा कि r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, देखिए ये इसी का डायरेक्शन में है, ये ऐसे, और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में है ऐसे। अगर ऐसे क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इक्वल टू r2 वेक्टर। देन ए बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग जानते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1। तो ये बस यही है ए बी वेक्टर का लेंथ। अगर कोई उसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो वही r2 माइनस r1 कर देंगे। तो अगर कोई वेलोसिटी है, देखिए अब इसका वेलोसिटी इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और t2 माइनस t1। यहाँ पे मान लेते हैं t1 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं t2 होगा, तो वही t2 माइनस t1। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का। अब एज सिंपल हम लोग तुरंत अब डिस्कस कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपल ही है, जस्ट वैसा ही है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपल ही है, सबको पता है कि यहाँ पर ये कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा, और ये जितना देर के लिए हम लोग होल टाइम, मतलब जितना भी देर के लिए हम लोग ने लेना होगा, और एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा। ग्राफ में देख लेते हैं इसको कि क्या होगा इसका। इसके लिए हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, जैसे कि अभी हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल रहे हैं और 5 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो गया, तो ये जो 5 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का जो स्पीड बढ़ गया 5 मिनट में, वो यही उसका एक्सेलरेशन डिफाइन करेगा। तो v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, और वही हम लोग अब इंस्टेंटेनियस लेंगे तो वही हो जाएगा डेल्टा v और ये dt, मतलब एकदम एज लिमिटेड टाइम के लिए।
डी वी इक्वल टू डी टी। यहाँ पर लिमिट हम लोग लेते हैं टेंस टू 0, ये हो जाता है हमारा जाके डी वी अपॉन डी टी। और इस पर क्वेश्चन बनेगा तो वही इक्वेशन दे देगा, वी का कुछ इक्वेशन दे देगा, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन भी आया है, वी का इक्वेशन दे देगा और फिर वो पूछेगा कि कितना एक्सेलरेशन है, तो डी वी अपॉन डी टी करके निकाल देंगे। और यहाँ पर जस्ट उल्टा करके भी अब देखिए ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, तो डी वी इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे T1 टू T2 और ये V1 टू V2, तो यानी कि V2 माइनस V1 इक्वल टू वही T1 T2 A dt। ये इंटीग्रेट किए तो ये हो गया उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी एरिया अंडर द ग्राफ, ये हो जाता है हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा ए डी टी का। अगर हम लोग निकालेंगे, देखिए एक बार सब हम लोग ग्राफ के तौर पर भी पढ़ेंगे। देखिए पहले इसमें हम लोग ये एक्सेलरेशन डाल देते हैं, यहाँ पर टाइम डाल देते हैं और एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, और इसके अंदर जो भी एरिया कवर्ड होगा ना वो हमारा वी डिफाइंड करेगा, उतना उसका वेलोसिटी होगा। इसमें हम लोग अभी डायमेंशन का बात नहीं किया, डायमेंशन सिंपल है, जैसे कि ये वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, तो डायमेंशन एल टी माइनस टू हो गया। और फिर यूनिट तो पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सिंपल ये हम लोग थियोरेटिकल हल्का हल्का देख लिए। अब जो भी हम लोग को एम्फेसाइज करना है वो न्यूमेरिकल पे करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल इस पे करेंगे, जम के न्यूमेरिकल करेंगे।